हेलो। अरे बताओ, सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये? यस सर। पढ़ाया है ना? यस सर। पूरा नहीं पढ़ाया है, पर जितना पढ़ाया है उतना मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे रिलेटेड नीट में जो क्वेश्चंस आए ना, वो हम क्वेश्चंस आज क्लास में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो सब बच्चे अपने नोट्स निकाल लो। जिन्होंने नोट्स में लिखे थे फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैं अब रिवाइज कराऊंगा उस तरीके से आप रिवाइज करना, और फिर साथ साथ फॉर्मूलाज लिख के देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन द नीट एग्जाम्स, है ना? तो नीट में जितने भी पेपर 1 में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वही हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं, अभी आ रहे हैं लेट लतीफ़ लोग, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो बेटा हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, जैसे इशू आए ऑडियो में तुरंत बताना है ना, नेटवर्क का इशू रहेगा कुछ दिन के लिए अभी। तो अगर इशू आता है तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे आए तो आप तुरंत बता देना। और जो बच्चे अनम्यूट करके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में दिखाएंगे, राइट? ऐसा नहीं चलेगा कि आप सब लोग गुड म्यूट इवनिंग करके सर। बैठे रहो और मैं आपको बताता हूँ, राइट? चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? सबसे पहला इसमें कंसेप्ट आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना? सबसे पहला कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब अपीयर होता है बेटा? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस, है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी लूप से पास करेंगे तो उसी को बोलेंगे फ्लक्स, है ना? फ्लक्स का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे कि फ्लो, है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे दिखेगा आपको? जो जनरल केस हम देखते हैं वहाँ पे, तो आपको एक सर्कुलर रिंग दिख रहा है, एक सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग दिख रहा है, ये कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा जाए तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्कल के अंदर से पास करेंगी, ठीक है? तो वही जो इसके थ्रू पास कर रही है वही क्या कहलाई? दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस रिंग। इस रिंग के थ्रू पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, राइट? अब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको लिखवाया होगा सर ने, दैट इज कॉल्ड एज फाई इज इक्वल टू एन ए बी कोस थीटा, ठीक है? फाई इज इक्वल टू एन ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे एक एक टर्म को हम एक बार देखेंगे कि क्या है। देखो बेटा, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, है ना? अभी यहाँ पे तो आपको एक रिंग दिख रहा है, खाली एक टर्न है। अगर मान लो दो रिंग होते हैं ऐसे, एक होके फिर दूसरा और होता, तो एन की वैल्यू क्या हो जाती? 2 हो जाती। ऐसे 3 होते तो 3 हो जाती। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल क्या कहलाया? एन। ए इज कॉल्ड एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है यही क्या कहलाया? ए। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो इसके थ्रू पास कर रहा है उसकी क्या इंटेंसिटी है, वही क्या कहलाई? बी। एंड थीटा आप ध्यान से देखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही क्या है? थीटा है। तो अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है एरिया वेक्टर का? कौन बताएगा बेटा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? क्या होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन? हाँ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? अरे अनम्यूट करके बता दो। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक है? और जनरली हम इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको यहाँ एन दिख रहा है, राइट? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वही क्या कहलाएगा? थीटा। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगेगा एन ए बी कोस थीटा। और थीटा कहाँ से लेंगे? नॉर्मल टू द एरिया से। नॉर्मल टू द एरिया से आपको थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है? इसी को कोसाइन रूल बोलते हैं। आपको बार बार फिजिक्स में दिखाई देगा जब भी हम इंटेंसिटीज की बात करेंगे ना, कि इंटेंसिटी जब रे ऑप्टिक्स में भी बात करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऐसा कोस थीटा कोसाइन लॉ के हिसाब से इंटेंसिटीज डिक्रीज करती हैं। सबसे मैक्सिमम होगी जब 0 डिग्री एंगल होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में कोस 0 1। फिर जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कोस के हिसाब से, कोस फंक्शन के हिसाब से इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है? तो यहाँ पे एन ए बी कोस थीटा ये फॉर्मूला लिख लो, और इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू बी क्रॉस ए, बी डॉट ए। तो ए बी कोस थीटा को लिख सकते हैं ना बी डॉट ए या ए डॉट बी। तो वही चीज़ यहाँ पे
वेक्टर फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। ये फॉर्मूला लिख लो फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो ये क्वेश्चन, कितने बच्चे पढ़ रहे हो क्लास में, एक बार हैंड रेज करना, क्योंकि काफी बच्चे पार्टिसिपेट कर, बोलते तो हो ही नहीं है। हाँ? भगवान ने हमें बोलने की शक्ति दी है तो कभी कभी बोलना चाहिए ना बेटा। चलिए क्वेश्चन करो, जैसे आपका आंसर आएगा हैंड रेज कर लेंगे, फिर मैं आपसे आंसर्स पूछूंगा, ठीक है। A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop is, ठीक है। आया आंसर किसी का? सर ऑप्शन बी आ रहा है। सर ऑप्शन भी आ, चलो भाई ऑप्शन बी ठीक लग रहा है आंसर वैसे मुझे, जिनका ऑप्शन बी आया है उनका आंसर सही लग रहा है। सर ऑप्शन गर्म पानी दे दो थोड़ा मग्गा में, अच्छा गर्म होना चाहिए ना, क्या होना। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, फाई इज इक्वल टू एन ए बी थीटा। ए बी कोस because थीटा। तो यहाँ पे बताओ एन कितना लूं मैं, एन की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में? 1। कैसे पता चला बेटा? आ स्क्वायर लूप है ना, आ स्क्वायर का मतलब क्या हो, एक स्क्वायर लूप मतलब 1 होता है, राइट? एम आई ऑडिबल बेटा? हेलो, यस सर, आवाज आ रही यस है? सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ स्क्वायर लूप का मतलब है कि एक स्क्वायर लूप की बात होती है। अब स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 1 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 1, साइड स्क्वायर होता है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। यस सर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का सर इंटेंसिटी स्क्रीन आपको दे रखा विजिबल है नहीं। 0.5, स्क्रीन। अब विजिबल है स्क्रीन? नो सर। नो सर। अब स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस अब सर। दिक्कत नहीं आएगी होपफुली। तो देखो B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला, ये क्वेश्चन में दे रखा है। प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब थीटा की वैल्यू बताओ। 90 डिग्री।
हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, 90 नहीं आएगा। एक बार देखो इसको, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं दे रखा, प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप मतलब जो लूप है उसका प्लेन, ये लूप है, इसका प्लेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो ऐसा है ना। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गए कि अलग अलग हो गए, चित्र देख के बताओ। सेम। सेम हो गए, सर सेम हो गई। तो सेम हो गए तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री। डिग्री हो गई। अब हमारे पास क्या बचा फिर, कुछ नहीं, सब वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू एरिया इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कितना आएगा बेटा आंसर, 0.5 वेबर। 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। 2022 में आया था ये क्वेश्चन नीट में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको आता है वो कर पाएगा इसको इजीली। ठीक है, अब जिनको समझ नहीं आया वो पूछो। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, ये और ट्राई कर सकते हो आप। देखो इनके ना सॉल्यूशन भी दिए हुए मैंने यहाँ पे, तो जो हो जाएंगे उनका तो कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, उनके सॉल्यूशन जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वहां से आप कर लेना उनको। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा इसी स्लाइड में से। चलो, ये 2008 में क्वेश्चन आया था, ये करो। सेम कंसेप्ट लगेगा, फॉर्मूला भी सेम लगेगा, करो। अब देखो एक एक क्वेश्चन करते जाओ साथ साथ, ज्यादा दिमाग में कुछ रखना नहीं है। जो फॉर्मूला अभी बताया, जो कंसेप्ट अभी बताया, जस्ट वही है, वही लगाना है, ट्राई करना है, तो फॉर्मूला लग के आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ऐसे एक एक करते जाएंगे तो आपकी फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो दिक्कत आती है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, बोलो प्रिंस, मुस्कान आ गया आंसर, दीप्तिका भी आ गया, देख, दक्ष, शगुन, आयुष, बताओ क्या आंसर आया। सी, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया है। सर ऑप्शन सी। सी जिनका है ना, ठीक आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें सेम ही कंसेप्ट लग रहा है बेटा। इसमें एन की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी एक ही है ना, आ सर्कुलर डिस्क, तो एन इज इक्वल टू 1। रेडियस दे दिया आपको सर्कुलर डिस्क का 0.2 मीटर्स, तो कैन वी कैलकुलेट एरिया, यस यस पाई सर। 2 का स्क्वायर, है ना, ये हमारा एरिया आ जाएगा। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1/पाई दे दिया है। ठीक है, और मेक्स एन एंगल 60 विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो, अब यहाँ पे थीटा कितना दे दिया, 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा लगाओ, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो एन आपका 1 है, एरिया आपका पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर है, बी आपका 1/पाई है, और कोस ऑफ 60 कितना होता है, 1/2। 1/2। तो यहाँ से बेटा पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 0.02 वेबर। ठीक है, ये आपका आ गया फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2008 में,
इसमें कोई परेशानी सॉल्व करने में? नो सर। हो जाएगा। नो। तो ऑप्शन सी। जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ पूछ लो। ठीक है, चलो ये आ गया समझ, आगे देखते हैं। ये हो गया, इसको टिक मार देते हैं। आगे देखो, फिर लॉज आते हैं, है ना। इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो नियम है जो आपके अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला है फैराडेज लॉ, इसी को नॉयमन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, फैराडे ने दो लॉ दिए थे, इसके सेकंड लॉ को नॉयमन्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक आता है लेंज लॉ, तो आपने पढ़ा होगा फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ठीक है। तो फैराडे साहब ने क्या बोला कि जब भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स दिखेगा आपको, तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी सम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको नजर आए, ठीक है। पहली बात ये बोली। सेकंड बात उन्होंने बोली कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा। तो ये बातें बोली फैराडे ने। फिर लेंज एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला ठीक है भाई ये सारी बातें सही है, बट जो ईएमएफ जनरेट होगा ना वो अपोजिट नेचर का होगा या अपोजिंग नेचर का होगा। किसको अपोज करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। कि जिस हिसाब से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो, चाहे किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो उस मीडियम के मोशन को या उस मैकेनिज्म को ही अपोज करने वाला ईएमएफ होगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा। ये बोला लेंज लॉ ने। तो ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी अपोजिंग इन नेचर। तो इसलिए क्या करा कि जो फैराडे लॉ का सेकंड नियम था, फैराडेज लॉ का सेकंड जो लॉ था, उसमें माइनस का साइन लगा दिया गया कि ईएमएफ विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के नेगेटिव साइन के साथ अपीयर होगा, ठीक है। तो फिर ईएमएफ का फॉर्मूला, हमें फ्लक्स तो पता ही था, एनएबी क्या था फॉर्मूला, एनएबी cos थीटा। तो अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या करेंगे, उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो लास्ट जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, हमने क्या किया बेटा कि ईएमएफ का खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो नेगेटिव साइन हमने ड्रॉप कर दिया। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड पार्ट हियर। नेगेटिव साइन तो आएगा, लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, डी फाई बाई डी टी कर देंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी कॉस थीटा। तो आपकी बेसिक मैथ्स की क्लास मैंने ली थी शायद, है ना। यस सर। बेसिक मैथ की क्लास मैंने आपकी ली थी। तो अब देखो उसमें मैंने डिफरेंशिएशन आपको करना सिखाया था थोड़ा थोड़ा, अब वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फैराडे लॉ आ गया, लेंज लॉ आ गया। अब देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके सबको टारगेट करते हैं। बिल्कुल आप कर पाओगे, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट पूछा है ना। तो भाई हमने ईएमएफ तो निकाल लिया, अगर हमें ईएमएफ पता है तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? यस सर। कौन सा लॉ होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने, कौन सा लॉ होता है? ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, याद है, भूल गए? याद है सर। याद है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इन द सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो अब हमें करंट निकालना होता तो हम क्या करते थे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और वोल्टेज का ही एनालोगस क्या होता है बेटा, ईएमएफ, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो भाई मैं ईएमएफ तो निकालना जानता हूँ, ईएमएफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो अगर मैं डी फाई बाई डी टी से ईएमएफ निकाल लूँ तो फिर रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 12.56, तो मैं
करंट निकाल पाऊंगा। लेकिन मुझे मैक्सिमम करंट की वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम करंट कब होगा? तब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब, या मिनिमम होगा तब? बताओ फॉर्मूला देख के। ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए करंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा के लिए, कि कम होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि करंट एंड ईएमएफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर, है ना। तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब मेरी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसी को लिखो ना, डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी कोस थीटा। ये कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी तब मेरा मैक्सिमम आएगा? 0। कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0। थीटा 0 होगा तब कोस थीटा 1 होगा, और वही केस होगा मैक्सिमम ईएमएफ वाला, ठीक है। तो अब थीटा नहीं भी दे रखा, लेकिन ये लिखा हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मतलब क्या हो गया, कोस जो है थीटा उसको आप 1 ले लो, ठीक है। तो कोस थीटा को तो आप 1 ले लोगे। अब इसमें मुझे क्या करना है कि हमें दे रखा है रोटेशनल वेलोसिटी दे रखी है ना, रोटेशनल वेलोसिटी आपको दे रखी है कॉइल की। तो रोटेशनल वेलोसिटी किस तरीके से, एक बार जनरेटर में कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में मैं जनरेटर क्या होता है, उसमें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूला में हम देखना चाहें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कांस्टेंट वैल्यू है, एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट वैल्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। जब मैं डिफरेंशिएशन करने लगूंगा तो क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएशन करने लगूंगा तो क्या होगा? ये सारे बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे एन ए बी, और मुझे खाली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो डी थीटा अगर पहले करता, मान लो मैं आपको कोस थीटा ना करा के मैं पहले डिफरेंशिएशन करूं, तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा, फिर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रख लो आप, 1 होगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर उसके साथ डी थीटा बाई डी टी आएगा, ठीक है। अब इसके साथ साइन थीटा या कोस थीटा आता, लेकिन उसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए मैं उसको हटा दे रहा हूँ। तो मुझे जो फॉर्मूला मिला ईएमएफ का वो ये मिल गया, देखो मैक्सिमम ईएमएफ का एन ए बी डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। सर Yes, sir. भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें अब देखो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, नंबर ऑफ कॉइल भी टर्न्स दे रखा है, एरिया ऑफ द कॉइल भी निकाल सकता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी दे रखा है, और ओमेगा भी दे रखा है। तो क्या मैं ईएमएफ निकाल पाऊंगा? Yes, sir. निकालो ईएमएफ, फिर मैं भी निकाल रहा हूँ यहाँ पे, आप भी करो। सर ये ऑप्शन आ रहा है सर। 4 पाई आ गया ईएमएफ, तो ठीक है, ईएमएफ आ गया आपका 4 पाई। अब 4 पाई आएगा ना, 10 टू द पावर 2 और ये 3, तो ये -5 खत्म हो जाएगा। ईएमएफ आ रहा है आपका 4 पाई। अब मुझे करंट निकालना है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर। तो 4 पाई डिवाइडेड बाय 12.56, क्या आंसर आएगा इसका बेटा? इसका आंसर क्या आएगा? 1 एम्पियर, है ना। देखो नीचे जो वैल्यू है 12.56, वो आपको ऐसा नहीं लग रहा 3.14 इंटू 4 है? Yes, sir. Yes, sir. 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी 4 पाई और डिनोमिनेटर भी 4 पाई है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 एम्पियर। 1 ampere. तो फिर करंट क्या आएगा? एसोसिएटेड मैक्सिमम करंट एसोसिएटेड विद दिस सर्कुलर कॉइल इज 1 एम्पियर। अच्छा मुझे बताओ करंट कब आएगा? क्या करंट हमेशा आएगा कि नहीं आएगा? करंट नहीं भी आ सकता है। अगर मान लो आपका ये लूप जो था, ये कॉइल थी, ये क्लोज्ड ना हो, ओपन हो ऐसे, और उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो चेंज होते हुए फ्लक्स की वजह से इसके जो 2 पॉइंट है ना, एंड पॉइंट्स, उनके अक्रॉस ईएमएफ तो हमेशा जनरेट होगा। ईएमएफ तो इन ब्लू कलर के पॉइंट से हमेशा जनरेट होगा, बट अगर ये कॉइल क्लोज्ड भी है तो फिर उसकी वजह से एक करंट भी एस्टेब्लिश हो जाएगा इसके अंदर, राइट। तो वहां पे मेरी कॉइल क्लोज्ड है
है ना, क्लोज्ड है तो उसमें करंट एस्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली, जो कि मेरी आई कितनी आई 1 एम्पियर। ठीक है, अब जो ये आपको ये वाला कंसेप्ट है कि भाई ओमेगा कहाँ से आ गया, ये जनरेटर एक बार पढ़ लोगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हमने ओमेगा बोला है। तो क्योंकि हमें कोस थीटा को डिफरेंशिएट करना था टाइम के साथ, तो कोस का आ गया साइन या कोस जो भी आएगा यहाँ पे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आप 1 ही लोगे, और बच गया थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी, तो वो ओमेगा रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके के 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो ट्राई करते जाओ और आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, ये करो, सेम कंसेप्ट पे है, लॉज ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे। शाबाश मुस्कान, आ गया आंसर बेटा? Yes, sir. बाकी सब भी करो। तो देखो 800 टन कॉयल है, तो आपका एन का वैल्यू आपको पता है, एन इज इक्वल टू 800, सीधा सीधा वैल्यू लिखेंगे। इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अब थीटा की वैल्यू क्या रखें? 90 degree. थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे? बताओ बताओ बताओ, क्या रखेंगे? 0 0 रखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री। भाई कॉयल का इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर है, इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, प्लेन ऑफ कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। इनिशियली दे आर एट 0 डिग्री। ठीक है, बाद में इसी कॉयल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया। भाई पहले थीटा इनिशियल लिख लेते हैं, और थीटा फाइनल क्या है, 90 रोटेट कर दिया तो 90 डिग्री पे आ गया एंगल, राइट। तो 0 से बढ़कर अब एंगल हो गया 90 डिग्री, फाइनल एंगल। अब बोल रहा है कि
ये ऐसा हुआ है 0.1 सेकंड में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल बता दो। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था अभी बताओ? d phi by dt NAB cos theta। डी फाई बाई डी टी, ठीक है। NAB cos थीटा तो आप फाई की जगह लगाओगे। देखो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, और इसी को अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि हम स्मॉल टाइम इंटरवल की नहीं कर रहे, हम फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यही होगा मेरा भाई, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी में क्या करोगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, यानी फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डेल्टा टी। तो फाइनल फ्लक्स निकालो, पहले कैसे निकालोगे फाइनल फ्लक्स, कितना आएगा, एन ए बी कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस 90 कितना आता है, 0। 0। फाइनल फ्लक्स तो 0 हो गया। इनिशियल फ्लक्स एन ए बी कोस ऑफ 0 डिग्री, इनिशियल एंगल 0 था ना, यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है। तो एन की वैल्यू 800, ए की वैल्यू 0.05, बी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻5 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो इसको कैलकुलेट करो, फाइनल फ्लक्स आएगा, इसकी वैल्यू बताओ मुझे एक बार। हेलो हेलो 2 into 10⁻⁻4। हाँ, तो ये देखो बेटा, फाइनल तो आपको पता है फ्लक्स 0 हो जा रहा है, और इनिशियली आपने कैलकुलेट किया, इनिशियली कैलकुलेट करने पे क्या आंसर आ रहा है आपका, 2 into 10⁻⁻3। 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और टाइम कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, 0 था पहले बेटा, है ना, माइनस, और ये कितना आ गया 5 2, ये 2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड का। तो अब देखो इसको ऊपर जाएगा ये 0.1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि -0.02 ये EMF है, ठीक है। अब खाली क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो यहाँ भी मोड ही लगा देते हैं हम, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड ही लिख देंगे, तो 0.02 वोल्टेज आएगा ना, यूनिट वोल्ट्स। तो ऐसे हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ भी हमें पता था कि भाई डी फाई बाई डी टी करना है, तो इनिशियल फ्लक्स फाइनल फ्लक्स और कितने टाइम में चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मुझे पता चल गया कि फाइनल फ्लक्स तो सर 0 हो गया है, इनिशियल फ्लक्स जो आपने कैलकुलेट किया, और टाइम कितने टाइम में चेंज हुआ, 0.1 सेकेंड में। तो हमने इससे कैलकुलेट कर लिया कि भाई इसका मतलब जो EMF इंड्यूस होगा इसकी वजह से उसकी वैल्यू होगी 0.02 वोल्ट्स, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया फिर, ऑप्शन नंबर ए। ए। तो जिन बच्चों ने सॉल्व किया था उनका क्या आंसर आया था बेटा, सर ऑप्शन ए ही सर है। ऑप्शन ए आया था। ए आया था। सर ऑप्शन ए। तो जिनका ए आया था बेहतर, जिनका नहीं आया था अभी समझ आ गया, अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन इधर है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। इसका दूसरा तरीका भी था, देखो यहाँ से मैं ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकता था पहले, है ना भाई, डी थीटा बाई डी टी, कितना एंगल चेंज हुआ है बेटा, π/2, है ना। एंगल चेंज कितना हुआ, π/2, 0 से बढ़कर 90 हो गया, तो π/2 चेंज हुआ, और कितने टाइम में, 0.1 में। तो π/2 डिवाइडेड बाय 0.1 करता, तो वहां से मुझे रेडियन पर सेकंड में ओमेगा की वैल्यू पता चल जाती, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करता पहले वाला, कौन सा, NAB ओमेगा। तो वो वैल्यू डालोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, 0.02 वोल्ट। तो दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का वो भी था, ठीक है। चलिए अब ये करो, आसान सवाल है काफी। दो 2012 में आया है ये नीट में। कर पा रहे हो ना ये क्वेश्चन आप इजीली बच्चों? यस सर। कितने बच्चों को इजी लग रहा है अभी ये करना, एड्रेस करना एक बार। हाँ ठीक है,
तो देखो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने देख लिया। ईएमआई जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक फार्मूलाज हैं। कुल 50-60 सवाल आए हैं टोटल, सारे कर लो बैठ के एक दिन, ठीक है। 20-30 क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, 18-20 आज है, 18-20 कल, तो 20-30 बचेंगे आपके घर के लिए, वो आप घर पे निपटा देना। तो नीट के पीवाईक्यू सारे कंप्लीट, ठीक है। चलो करो अगला सवाल। तो यहाँ पे क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? ईएमएफ, EMF. क्योंकि मुझे सर ऑप्शन ये आ रहा है सर 0.5। 0.5 आ रहा है, Mm. Sir, 5 ही आएगा इसका आंसर। कैसे निकालोगे भाई? करंट निकालना है तो मुझे पता था ओम्स लॉ क्या बोलता है, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे ही रखा है, ईएमएफ मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? डी फाई बाय dt। फाई आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग? ईएमएफ Differentiation. है ना, हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ फाइव, जो कि मेरा 50t² + 4 है। तो डिफरेंशिएट करने से क्या आंसर आएगा? 100T. 100T. 100t + 0, तो 100t आ गया, राइट। अब देखो ईएमएफ वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, क्योंकि टाइम इसमें इनपुट आ रहा है। तो फिर इसीलिए क्वेश्चन में टाइम भी दे दिया भाई, 2 सेकंड जब टाइम था उस समय आप बताओ कि क्या करंट रहेगा। तो ठीक है, ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये क्या रहेगा मेरा? 200 वोल्ट्स, राइट। तो 200 वोल्ट्स है, फिर मैं करंट भी निकाल लूंगा। करंट एट द रेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से क्या रहने वाला है? इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R। तो आपका आएगा 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कितना टाइम लगा इसको करने में? 30 सेकेंड, है ना? 30 सेकेंड यस 40, इतना ही टाइम मिलता है नीट में। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो, क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर रखे हो, तो जाहिर सी बात है आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में ठीक करके आओगे, है ना। तो ऐसे ही करना है हमें। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? हाँ जी, आ गया? देखो नहीं आया समझ तो अनम्यूट करके बोल दो कि नहीं आ रहा समझ। एक एक बच्चे का भी नाम लेंगे तो फिर थोड़ा ऐसा लगेगा कि हो नहीं पाएगा। ऐसे मैं पूछ सकता हूँ तुमसे रैंडमली, जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मैं क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तुम्हारा नाम लेके एकदम से सॉल्यूशन पूछ लूँगा, फिर बोलोगे सर ये क्यों पूछ लिया एकदम से, ठीक है। अब देखो फैराडेज लॉ के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। ये वाला क्वेश्चन आसान है, बस इसमें वैल्यूज आपको पाई के टर्म्स में कैलकुलेट होंगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा ऊपर वाला था सेम वही क्वेश्चन ये है। तो इसको आप होमवर्क में करना। इसका सॉल्यूशन इधर दिया है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ अलग नहीं है, वही d5/dt करना है, सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी सेम है, इसमें भी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो सेम ही है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, ये भी सिंपल है, फटाफट कर लो इसको, ज़्यादा टाइम मत लगाना। Rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter has resistance this. If the magnetic field which is perpendicular to the plane of coil is at rate of this, the current in the coil is.
आ गया आंसर? Yes, sir. क्या है आपका? बताओ मुस्कान, सना, दक्ष। Sir, 0.5A. ऑप्शन सी। Yes, sir. क्या है? Yes, sir. चलो सी वाला सही है, बाकी जो कर रहे हो कर लो, अभी 20-30 सेकंड का टाइम और ले लो, फिर डिस्कस करते हैं। सर ऑप्शन सी। तो बेटा देखो, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें कितने टर्न है, एन की वैल्यू लिखो, जो वैल्यू गिवन है फटाफट लिखते जाएंगे। एन इज इक्वल टू 20, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है सर्किट का 100 ओम। इफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या दे दी, 0 डिग्री, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यानी डी क्या दे दिया मुझे, डी बी बाई डी टी, ये वैल्यू दे दी, क्या दी है, 1000, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है करंट इन द कॉइल, तो करंट इन द कॉइल तो निकल जाएगा अगर मैं ईएमएफ निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ईएमएफ मुझे पता है क्या होता है, ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फाई की वैल्यू क्या होती है, अभी सबसे पहला आसान फॉर्मूला भाई बताओ क्या था, एन ए बी Cos theta. कॉस थीटा, cos theta. ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, राइट, Yes, sir. थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो क्या मेरी कॉइल रोटेट कर रही है, नहीं कर रही, केवल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, कॉइल फिक्स्ड है, तो थीटा क्या टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है, No, sir. नहीं हो रहा। तो क्या मैं करूं, मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें केवल और केवल वेरिएबल जो क्वांटिटी है वो क्या है, क्या है, बी, B. बी इज द ओनली वेरिएबल क्वांटिटी, है ना। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, डी बी बाई डी टी निकालना पड़ेगा, तो कोस ऑफ जीरो तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा, एन एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि 20 है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो रहे हैं, राइट। एरिया ऑफ द कॉइल इज आल्सो फिक्स्ड, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ गया डिफरेंशिएशन से, कोस 0 1 हो गया, कोस 0 1 हो गया, तो वो तो 1 ही रहेगा, छोड़ दो उसको वहीं के वहीं। केवल और केवल वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ, तो फिर ये जो है ना डिफरेंशिएशन जैसे खुलेगा, तो डी बी बाई डी टी आपका जो वैल्यू है वो निकालनी रहेगी। तो अभी देखो इसमें सारी की सारी वैल्यूज मुझे पता है, हाउ कैन आई फाइंड आउट ईएमएफ, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, 20 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 25 इंटू 10⁻⁻4, और साथ में डी बी बाई डी टी, ये तो क्वेश्चन ने बोला कि यार ये वैल्यू 1000 है, राइट। कैलकुलेट करो, 20 इंटू 25, देखो ऐसा करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, इसका एक जीरो उड़ा देते हैं और इसको उड़ा देते हैं, तो कितना बचेगा आपका 50, ठीक है। ईएमएफ बच गया कितना 50 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस सर्किट में दे रखा है 100 ओम, तो कैन आई फाइंड आउट करंट कैन बी फाइंड आउट बाय 50 बाय 100, कितना आएगा 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टफ था बताओ, आसान था कि टफ था, Easy था sir. था, एक ही फॉर्मूला पकड़ते चलो, कंसेप्ट को ध्यान रखो, बाकी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इतना टेंशन वाला कुछ था नहीं इसमें। चलिए 1992 में आया था, हो सकता फिर आ जाए, तो ये हो गया जी। अब देखो लेंस लॉ का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो, जो सर ने आपको पढ़ाया उन कंसेप्ट को याद करो,
और फिर चैट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। ABCD में से क्या आंसर इसका सही होगा चैट बॉक्स में दो। चैट बॉक्स में आंसर दे दो बेटा, जिनका आंसर आ गया ना चैट बॉक्स में आंसर डाल दो। वाह, अच्छा एक बात बताओ, ये चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? फ्रॉम X टू Y। Y. X से चलकर ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो Y की तरफ जा रहा है। अब आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि भाई मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखो कि जो चार्ज जो है X से चलकर इस कॉइल तक आएगा तो वो क्या कर रहा है, वो इस कॉइल के नजदीक आ रहा है, हाँ Yes, sir. Yes, sir. नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा कि घटेगा? इंक्रीजिंग फ्लक्स रहेगा, है ना भाई। ये देखो यहाँ पे मान लो इधर था, यहाँ से चलकर ये आपका जो चार्ज है वो इधर तक आया, सेंटर पॉइंट इधर इस तक, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का पाथ जब ये ट्रेवल करेगा तो उस ड्यूरेशन में फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल इंक्रीजेस, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजिंग फ्लक्स है। उसके बाद ये जैसे ही सेंटर पॉइंट को क्रॉस करेगा बचे हुए पाथ में वाई तक जाने में, फिर फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और लेंज लो क्या बोलता है कि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा जो कि फ्लक्स के रेट को क्या करेगा, अपोज करेगा कि असिस्ट करेगा? Oppose करेगा. अपोज करेगा। तो भैया एक बात बताओ, इंक्रीजिंग फ्लक्स रहेगा येलो कलर वाले पार्ट में और रेड कलर वाले में रहेगा डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या करंट की डायरेक्शन सेम रहने वाली कि बदल जाएगी? बदलने वाली है. बदलने वाली है ना भाई। देखो पास में जब आएगा ये एक्स से चलकर सेंटर पॉइंट तक जब ये चार्ज आ रहा होगा तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लो करंट इस तरीके से एस्टेब्लिश होगा कि जो इसको अपोज करेगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। और जैसे ये सी से चलकर फिर वाई तक जाएगा, बीच वाले पॉइंट से वाई तक जाएगा तो उसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा, तो फिर लेंज लो के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन इस तरीके से एस्टेब्लिश होगा कि वो डिक्रीजिंग फ्लक्स को भी अपोज करेगा। यानी भाई एक केस में मान लो इधर था तो दूसरे में से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने वाला है, पहले हाफ में एक तरफ दूसरे में दूसरी तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया फिर मेरा? ऑप्शन नंबर ए। A. भाई ना तो सी बोल सकते ना डी बोल सकते, और नो करंट इंड्यूस्ड तो ये तो झूठ बात है, क्योंकि मेरा कॉइल जो है वो क्लोज्ड है ना, सर्किट क्लोज है तो करंट तो इंड्यूस होगा। तो ए बी सी वैसे ही चले गए, सॉरी बी सी डी वैसे ही गायब हो गए, केवल ऑप्शन ए सही बच गया, जिसका मतलब है क्या कि करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। तो पास्ट द कॉइल का मतलब इस कॉइल को जैसे ही पास करेगा तो उसके बाद में फिर जो भी डायरेक्शन करंट करेगा उससे अपोजिट में करंट फ्लो करने लगेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही बातें यहाँ लिख रखी है हमने, ये करो, ये भी थ्योरेटिकल सवाल है।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सर जी। सी सर। लेंज लो क्या बोलेगा? देखो बेटा, एक मेटालिक रिंग है, अब उसके ऊपर आप बार मैग्नेट गिराओगे तो क्या होगा? करंट एस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा? करंट फ्लो करेगा। ये रिंग है, ठीक है, ऊपर से बार मैग्नेट गिर रहा है, तो मान लो नीचे इसका नॉर्थ है, ऊपर इसका साउथ है, तो ये नीचे गिरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटेंसिटी चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल के थ्रू, तो उसकी वजह से इस कॉइल में एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, और वो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा कि भाई ये ऊपर नॉर्थ आ जाएगा और नीचे साउथ आ जाएगा। तो फिर ये क्या करने वाला है? दिस फ्लो ऑफ करंट विल रेजिस्ट द मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट, है ना, या फिर बोले कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से रहेगा कि वो इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से एस्टेब्लिश होगा कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स को रेजिस्ट करेगा, तो और चेंज ऑफ फ्लक्स कौन करा रहा है? बार मैग्नेट का मोशन, तो फिर वो इसके मोशन को भी रेजिस्ट करेगा। तो अगर ये कॉइल नहीं होता तो फ्रीली फॉल करता है ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये लूप भी है तो क्या होगा? कुछ इस पे एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगेगा जो कि रेजिस्टिंग फोर्स है, और उसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन है वो आपकी कम होगी, किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल वाले से, यानी ऑप्शन सी सही है, लेस देन जी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें ऑप्शन सी सही दिख रहा है, ठीक है। चलो ये बताओ, थ्योरेटिकल सवाल है, फटाक से बताओ। फैराडेज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। अच्छा, जिनको नहीं भी पता वो भी इस क्वेश्चन में तो गैस वर्क कर सकते हो, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है फैराडेज लॉ, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे एनर्जी, याद रख लेंगे बच्चे, ठीक है। बाकी जनरेटर का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा कि एनर्जी कंजर्व कैसे हुई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड का कंजर्वेशन नाम का आपने कोई ऐसा लॉ सुना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नो सर। नो सर। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो गलत हो गए पहले ही, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक फील्ड के कंजर्वेशन की बात हो रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है वो कहाँ पे दिखता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो ये चार्ज का कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़ा था, तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलता है। तो सीधी सी बात है भाई, फैराडे लॉ आपका मैग्नेटिज्म में आता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही होगा, तो ऐसे भी गैस वर्क कर सकते थे। अदरवाइज आप जिनको नहीं पता वो याद रख लो इस चीज़ को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है फैराडे लॉ। डिटेल में जनरेटर पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि कैसे एनर्जी कंजर्व हुई, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब बात करेंगे हम मोशनल ईएमएफ की, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है? देखो, जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसी को क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशन किसका होगा? कंडक्टर का। कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे P और Q, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ये PQ जो है एक वायर है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो P एंड Q के बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा व्हेन इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b, ठीक है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू BL/V, B इंटू L इंटू V, ठीक है। तो B का है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा मोशनल ईएमएफ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर है L, भाई इस वायर की लेंथ जो है वो L है, और V इज द वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अभी क्योंकि सीधा सीधा मूव कर रहा है तो BLV आ गया, बट अगर ये किसी एंगल पे जाता तो BLV sin थीटा आता, बट वो हमारा आता नहीं है क्वेश्चन, वैसा तरीके का क्वेश्चन आता नहीं, तो हम क्या करें? सिंपली EMF इज इक्वल टू BLV रख लेंगे। EMF इज इक्वल टू BLV। मोशनल EMF का फॉर्मूला लिखो सीधा सीधा, मोशनल EMF इज इक्वल टू BLV। नोट डाउन कर लो तो थम्स अप देना मेरे को। मोशनल EMF इज इक्वल टू BL, ठीक है। अब देखो, ये तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर था, सीधे लाइन में ट्रांसलेट कर रहा था विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था।
बट मोशनल ईएमएफ तो मोशन की वजह से आता है। तो इसकी वजह से अगर मान लो रोटेशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे आप पी क्यू अब एक रॉड है जो पॉइंट क्यू के अबाउट हिंज्ड है और किसी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, किसी ओमेगा वेलोसिटी से, रोटेशनल वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट क्यू, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा। और उस ईएमएफ का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको भी नोट डाउन करो, दिस इज आल्सो मोशनल ईएमएफ इन केस ऑफ रोटेशन, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अब एक इसी का स्पेशल केस होता है टायर, जैसे यहाँ पे आपको दिखा है, साइकिल का टायर देखा है आपने? Yes, Yes. sir. Sir, हाँ, देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये सारी ताड़ियां हैं जो रिम पे जुड़ी हुई हैं इन पॉइंट्स पे। तो आप देखो कि ये रेड कलर का तो सभी स्पोक्स के अंदर रेड कलर वाला पॉइंट तो कॉमन है, राइट? मैं ग्रीन कलर से स्पोक्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ताड़ियां होती है ना स्टील स्पोक्स, उनको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। इनमें देखो रेड कलर का पॉइंट तो सेंटर पॉइंट है और सभी के लिए कॉमन है, और ब्लू कलर के जो पॉइंट्स हैं सेकंड पॉइंट ऑफ दीज स्पोक्स, वो एक मेटालिक रिम से कनेक्टेड है। तो आप मुझे बताओ ये स्पोक्स जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज? अरे ऐसा नहीं है, देखो इसको अगर थोड़ा ड्रॉ करें, कुछ ऐसा नहीं है भाई, ये सेंटर पॉइंट रेड कलर का, पैरेलल, हाँ, और ये है रिम इनका, और ये जो आपकी जो है स्पोक्स ऐसे जुड़ी है, एक पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट सेम ही है ना भाई, रिम जो है ब्लू कलर पे है और ये रेड पे, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल है। इनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, मान लो इधर V आया इधर 0 आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर V ही रहने वाला है, डेल्टा V माइनस 0। ठीक है, तो ये आपका क्या कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ क्या रहता है, सेम रहता है, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही है यूज होगा। तो रिम आए चाहे सिंगल रोड रोटेट करे, ईएमएफ का फॉर्मूला वही रहने वाला है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो टायर आ गया रिम आ गया, तो भी आपका आंसर हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। इसके बाद ईएमएफ, अगर मोशनल ईएमएफ हमने निकाल लिया, तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोशनल करंट ईएमएफ बाय आर, ईएमएफ बाय आर, तो BLV बाय आर। और पावर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर होता है, तो V आपको पता है BLV था, तो कैपिटल V ये वोल्टेज है बेटा। ठीक है, तो वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख सकते हो, तो आप लिखो इसको B स्क्वायर L स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया। तो इन सारे फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और फिर क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो फिर पहला सवाल देखो मोशनल ईएमएफ का। ये A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity in a region of magnetic field intensity 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of wheel. The EMF generated between its center and the rim is, तो EMF आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला था बेटा मोशनल ईएमएफ का रिम के लिए? sir, half into में BWL square. ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर है ना, डब्ल्यू नहीं होता, ओमेगा होता है बेटा। ठीक है, Yes, sir, omega. एल स्क्वायर। एल क्या होता है यहाँ पे, एल इज द लेंथ ऑफ द रिम या रेडियस ऑफ द रिम, है ना, लेंथ ऑफ द स्पोक या रेडियस ऑफ द रिम। देखो यहाँ पे एल क्या है,
ये एक स्पोक का लेंथ है एल, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ द रिम है, ठीक है बेटा, एल। और यहाँ पे क्या था, सिंगल जब कंडक्टर था तो उस कंडक्टिंग वायर का लेंथ था ये, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या मुझे दे रखा है। क्वेश्चन में मुझे हाफ तो एज इट इज है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है 10, 0. और एल क्या दे रखा है 0.5 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो वैल्यू निकालो सीधा सीधा, इसका क्या आंसर आएगा, ये आपका 0.125. ये आपका 0.5 इंटू 0.5 क्या होता है 0.25, और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका ये और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। 0.1 इंटू 10 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.125। ये आपका आ गया ईएमएफ, तो ईएमएफ इज 0.125 वोल्ट्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं सेम कंसेप्ट पे, ये करो। यहाँ पे रोटेशन हो रहा है कि ट्रांसलेशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है कि रोटेशन है, सर स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है. लाइन, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बेटा ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, BLV. BLV. ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 0.9, 0.9. एल की वैल्यू 0.4 और 0.4. की वैल्यू 7, 7. कितना आएगा 2.5, 2.52V. 2.52। क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है कि ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं, देखो 7.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो 3.5 आता, ठीक है। 0.4 से किया तो मैंने सोचा कि यार चलो 0.4 से किया होगा तो लगभग वैल्यू आ गई होगी 3 के बराबर, ठीक है। अब 3 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से कम वैल्यू आएगी कि ज़्यादा, 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, यानी स्लाइटली लेस देन 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। Option D. ठीक है। तो कैलकुलेट बेशक से मत करो, ऐसे एस्टिमेट कर लिया करो, तो 2.52 आ गया, ठीक है। ऐसे ऑप्शन टाइम बच जाएगा ना आपका, नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा फिर 7 जा कर कर आके फिर भी आंसर यही आना है। लेकिन मुझे पता है कि यार 7 को 0.5 से करता तो 3.5 आता, लेकिन 7 को 0.4 से किया तो 3.5 से थोड़ी कम वैल्यू आएगी, तो 3 मान ली मैंने अप्रोक्सीमेटली। उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, तो फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो 3 से बड़ा, ये भी 3 से बड़ा, ये 3 से बहुत छोटा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, इसका फॉर्मूला लगा के आप 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये सारी चीजें समझ आई कि नहीं आई Yes, sir. आगे। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है इसमें होमवर्क जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, बहुत आसान सवाल है, सेम कंसेप्ट में हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए, इसलिए आपको 2 होमवर्क के लिए दे दिए, ठीक है, आप लोग कर लेना उनको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडक्शन में 2 तरीका, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फिर जनरेटर, इससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। फिर एडी करंट सिलेबस से हट गया बट फिर भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और लास्ट में एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। तो ये सारे टॉपिक फटाफट पढ़ के फिर इनसे रिलेटेड जैसे हमने क्वेश्चन किए ऐसे ही करेंगे, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबने जैसे अब क्लास में क्वेश्चंस कर लिए, तो जाहिर सी बात है फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी कर पाओगे, राइट। तो अब ये नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा,
और अगर अभी की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ। जिनको डाउट नहीं है, जिनको क्वेश्चन हो गए वो लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको डाउट है अभी आज की क्लास में वो रुक जाएंगे और डाउट पूछेंगे।